डॉक्टर चंची जी, 9/11 विश्व का सबसे बड़ा पनौती प्रमाणित हुआ है। तृतीय ईसाई सहस्राब्दी के आरंभ में महामदी मलेच्छों ने गंध करके संपूर्ण वैश्विक वातावरण को दूषित अशुभ किया। किसी को कुछ कहना है इस पे कहिए। वो 9/11 आपने हेडिंग रखा अक्षय जी, तो इस पे कुछ कहिए, वो पूछ रहे हैं। थोड़ा सा मेरे लिए हल्का सा अनुवाद कर देंगे इसका? मैं कर देता हूँ, लाइए मैं दिखा देता हूँ। कहना है अक्षय जी की 9/11 ये एक मोटे टौर पे कि मुजरा मानव और इनका जितने भी, कोई सारंगी बजा रहा है, कोई भूपड़ी बजा रहा है, कोई तबला बजा रहा है, तो इनका जो पूरा गिरोह है वो उन्होंने बहुत गंध फैला दी है, बर्बादी करने के लिए पूरा कार्य किया है। उनका मोटा यही कहना। मलेच्छों ने गंध फैला दिया, दूषित कर दिया पूरे वातावरण को। ओके, वो पर कौन से वातावरण को? सिर्फ भारत के कि पूरे विश्व के? वैश्विक वातावरण। तो मैं इसमें दो चीजें कहना चाहता हूं बड़ी जल्दी। मैंने बोला कि वॉरफेयर चेंज हुआ है। हमने दिखाया उस प्रोमो पे कि एक ग्लैडिएटर था, उसके बाद ऑब्वियसली उसके बीच में बहुत सारे और डिफरेंट स्टेप्स आए, फिर एक सेल्फ प्रोपेल्ड हाउइट्जर आया, उसके बाद भी बहुत सारे स्टेप्स आए। वॉरफेयर के, युद्ध के नियम, युद्ध भूमि और युद्ध करने के साधन सारे चेंज हो गए। युद्ध भूमि पहले जो बैटलफील्ड होती थी उसमें जो जीतता था और उसके बाद जाके प्लंडर करता था, उसमें कोई डाउट नहीं है। अभी क्या हो रहा है, बहुत सारे जगहों में डेमोग्राफिक इन्वेजन, पीसफुल डेमोग्राफिक इन्वेजन हो रहा है। तो अगर आप भारत में देखें तो जो बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स हैं, रोहिंग्याज हैं, बहुत जबरदस्त नंबर्स में इंक्रीज हो गए। और सोशल मीडिया पे रोज देखते हैं लोग कि बहुत ही सिग्निफिकेंट नंबर इंक्रीज ग्राउंड पे दिख रहा है। अभी मैं पढ़ रहा था कि बैंगलोर में लोग कह रहे हैं कि पहले इतने नहीं दिखते थे, अभी इतने दिखते हैं। अगर आप यूरोप में जाके देखें, यूरोप में पिछले 10 साल में, सिर्फ 10 साल में एक जबरदस्त डेमोग्राफिक चेंज आया है। और उस डेमोग्राफिक चेंज के बाद, और ये लीगल डेमोग्राफिक चेंज है, वो लीगली अंदर आए, कुछ लोग इलीगली आए, पर जो लोग इलीगली आए उनको भी लीगलाइज कर दिया गया। तो उसके बाद वो और कह रहे हैं कि अभी आप स्वीडन में देखिए, उन्होंने बोला कि अभी हम 20% हैं, आपको हमारे हिसाब से रहना पड़ेगा, यहां हम शरिया लॉ करके रहेंगे। तो मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि मैं बहुत बार कहता रहता हूं, हमारी 4 स्ट्राइक कोर है, ठीक है, हमारी 4 स्ट्राइक कोर है। पर अगर दुश्मन ऑलरेडी अंदर है और ऑलरेडी अपनी जो रिट है उसकी, जो वो चाहता है कि आप मंदिर में मत जाओ, पूजा मत करो, आपके मंदिर तोड़ो, एट विल उठा के लोगों को उठाना मारना, ये तो हो रहा है। अभी रिसेंटली आज एक खबर आई है कि लखनऊ में चिन्नट एक जगह है, 1.5 किलोमीटर है हाईकोर्ट से, वहां एक फैमिली अपने घर के प्रांगण के अंदर गणेश मूर्ति बुझा रहे थे। वहां से महामानव के सेम डीएनए वाले भाई आए और बोलिए कि तुम ये नहीं कर सकते, अपने प्रांगण में नहीं कर सकते, हम इसको तोड़ देंगे। ये है आज की एक रियलिटी वॉर की, कन्वेंशनल वॉर भी है। ये अगर आप ग्राउंड, आपके देश के अंदर ही लीगली और इलीगली उन्होंने जो वो चाहते हैं वो कर लिया, तो वॉरफेयर तो टोटली चेंज हो गया ना। तो आप एकदम सही कह रहे हैं। और यही आवश्यकता है कि इन इश्यूज में हमें बहुत डीप जाना चाहिए, हमें सोचना चाहिए। एक बार मुशर्रफ ने कहा था कि कुछ सालों में भारत अपने आप ही इस्लामिक बन जाएगा। अभी आप देखिए, राजनाथ सिंह कहते हैं कि पीओके से पीओके वाले मुस्लिम भारत आ जाए। तो पाकिस्तान आर्मी हारी कि जीती? हमने 1971 में तो बुरी तरह से हराया, पर देख लीजिए बांग्लादेश में क्या हो रहा है। आपको बधाई दे रहे हैं, 500 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं आपके अक्षय कपूर टॉक्स के, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। सारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सब आईएसडीएंस और सब आपका, विशाल जी का, विशाल वॉरियर्स का, आईएसडीएंस का, अमरदीप का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब कुछ जो मेरा है वो तेरा है, बस वैसे ही चलता है सब कुछ, ये दुनिया जो ऐसे ही चलती है। इसमें डॉक्टर साहब, डॉक्टर दहलवी साहब जो है, ये सब क्या दुनिया में
जी निग्रहाचार्य जी ने इस पे एक कार्यक्रम किया है कि ये एक पर्टिकुलर इस प्रकार का एक राक्षस तत्व तैयार हुआ है। जो निग्रहाचार्य हैं उनका एक वीडियो है इस पे, मैं गया नहीं हूं लेकिन उसमें मोटा मोटा इस तरह का है कि कैसे वो असुर तैयार किया गया है और वो कैसे वो असुर जो है धर्म के ऊपर प्रहार करता रहेगा, कर रहा है। आज ही एक वीडियो आया है कोहिमा का, दीमापुर का, नागालैंड का, अ ट्रेन फुल ऑफ बांग्लादेशीज और रोहिंग्यास। तो दीमापुर में पूरी ट्रेन ही उनकी आ गई, दीमापुर स्टेशन पे जो रुका, और वो उतर के पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं। मतलब एक ट्रेन भारत में एक हजार गहरे संकट में तो फंसा हुआ है, दुनिया तो फंसा है, भारत भी एक बहुत गहरे संकट में फंसा है। और मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड में इस तरह के गवर्नमेंट को लाया गया है जानबूझ के, जो इस मलेच्छ तृप्तिकरण को, उनके शरणार्थी के मान्यता को, उनको बसाने को वो पूरे इंतजाम करें, सारी व्यवस्था करें। पूरी दुनिया में देखिए, बाइडेन से लेकर भारत तक अगर आप देखेंगे, और बांग्लादेश से आप लेकर देख लीजिए, वहां स्विट्जरलैंड और यहाँ नॉर्वे में तक में घुस गए हैं ये लोग, कहाँ, जहां फ्रांस देख लीजिए, पूरी दुनिया में एक जैसे गवर्नमेंट लाए गए हैं। और ये डीप स्टेट का प्रोग्राम है पूरा, और जो मलेच्छ के को बसाने, उनके शरणार्थीपन को जस्टिफाई करने, अधिकार दिलाने और दुनिया पर उनका कब्जा दिलाने के पूरे अभियान संसाधनों पे पूरा काम कर रहे हैं। इसके पीछे मेंटलिटी क्या हो सकती है? मुझे लगता है कि ये और ये शायद मेरा माइनॉरिटी व्यू होगा आप चारों में, मुझे लगता है कि ये बाय डिफॉल्ट हो रहा है, ये प्लानिंग से नहीं हो रहा। जो सोकल डीप स्टेट है वो कंट्रोल चाहती है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, बट उनका एक मेंटल ब्लॉक है, मुझे लगता है इस्लाम पे एक मेंटल ब्लॉक है, और कहीं ना कहीं डर भी हो सकता है, और मुझे लगता है कि उसका एडवांटेज उठाकर, क्योंकि ये लोग इतने अच्छी तरह तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हैं और सबसे इंपॉर्टेंटली इनकी डेफिनेशंस क्लियर है और ये पूरी तरह समर्पित हैं अपने रिलीजन को, ये चीज कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि सोच समझकर इन्होंने इस्लामिफिकेशन का प्लान बनाया होगा। डेफिनेटली कंट्रोल का प्लान बनाया, बट उसके अंदर से ये विदाउट मीनिंग टू ये मैं इसमें एक दूसरा चीज बोलना चाहूंगा कि अमेरिका और यूरोप, पश्चिमी यूरोप या आज का मध्य यूरोप भी, हम लोग यूक्रेन तक का सारा क्षेत्र अमेरिका ने हड़प लिया एक तरह से। तो पूर्वी, पश्चिमी, मध्य, प्राइमरीली जो पश्चिमी यूरोप है, इंग्लैंड, जर्मनी, स्पेन, इटली, फ्रांस, ये प्रमुख देश हैं। नॉर्वे, स्वीडन इनमें जोड़ में, डेनमार्क, नीदरलैंड, अगर ये वास्तव में एक हो, थोड़ा सा होमोजेनिटी हो, तो इनकी पॉपुलेशन अमेरिका के समकक्ष हो जाती है, इनकी इकोनॉमी अमेरिका के बराबर हो जाती है, इनका जो इंडस्ट्रियल बेस है, इनका रिसर्च एक्टिविटी है, वो अमेरिका के बराबर हो जाती है। तो एक सोची समझी तरीका है ये कि पश्चिमी यूरोप को एक तो इकट्ठा नहीं होना चाहिए, उसको, और पूर्वी यूरोप को भी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। तो जैसे भारत में बर्बादी रहनी चाहिए, हमेशा स्ट्राइफ रहना चाहिए, उसी तरह इनको भी जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन, मतलब एक तरह से इट इज अ वे टू बाल्कनाइज द होल ऑफ यूरोप, एंड इफ दे आर बाल्कनाइज्ड यू कैन बाय द बिगर बाबा, जो भी अमेरिका। और अमेरिका इस तरह से अपना एक कंट्रोल रख सकता है। वो रूस पे भी यही चाहता है, रूस उसके कब्जे में आ नहीं पा रहा है। रूस से मैं पूरी तरह से सहमत हूं, और ये भी आपका एकदम सही हो सकता है, बहुत प्लॉजिबल है। बट अगर उन्होंने ये चाहते हैं तो फिर अपने देश में ये क्यों हो रहा है? अभी आप देखिए, अभी वहां एक पिक्चर आई थी कि 3-4 रोहिंग्या वहां पकड़े गए न्यूयॉर्क सिटी में। वो एक मेरे ख्याल से वहां सेंट्रल पार्क है न्यूयॉर्क में, वहां एक स्वान बगुला था और उसको काट के खा गए। देखिए, यूरोप में बाई लॉ ये चीज बढ़ी है, अमेरिका में फिलहाल कोई इस तरह से लॉ नहीं है। इन्फिल्ट्रेशन तो हो गई, पाकिस्तानी भी आएंगे, वियतनामीज भी घुसेंगे, क्यूबन्स भी घुसेंगे, मैक्सिकन्स भी घुसेंगे, सब घुसेंगे। लेकिन यूरोप में तो इन्होंने सिस्टमैटिक तरीके से
बाई लॉ उनको इन्फिल्ट्रेट करवाए, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ देम। सीरिया, टर्की, मजेदार बात है कि इनमें से कोई भी व्यक्ति टर्की में या सऊदी अरेबिया में, कुवैत में, कतर में नहीं रुकना चाहता, जबकि उनकी जो इक्विवेलेंट टू अमेरिका, वहां नहीं रुकेंगे, ये सीधे आएंगे यूरोप में, नॉर्थ अफ्रीका से। तो बाई लॉ इन्होंने उस चीज को वहां पुश किया है। और देखिए, अमेरिका पे एक रिपोर्ट आई थी, अमेरिका पे एक रिपोर्ट आई थी कि वहां का जो एकेडमिया है वो पूरी तरह से कम्युनिस्ट हो चुका है, और जो पेट्रो डॉलर का पुश जो है, अरब के पेट्रो डॉलर का, वो पूरी तरह से वहां के एकेडमिया पे हावी है, और वो उस हिसाब से नीतियां, उस हिसाब से जो है नैरेशंस क्रिएट करते हैं। तो अगर आप देखिएगा कि मिडिल ईस्ट का जो अरब का जो पैसा है वो अमेरिका के एकेडमिया में बहुत लग रहा है। तो अमेरिका में भी अगर आप देखेंगे तो कमला हैरिस जो वहां का डेमोक्रेट है, वो प्रो इस्लामिस्ट है, पूरा वो प्रो इस्लामिस्ट है, मानव तस्करी को बढ़ाता है, बच्चों की तस्करी को बढ़ाता है, वो पूरा डीप स्टेट का पार्ट है। तो ये रिपोर्ट मैं आपको बताऊं, ये रिपोर्ट आज से 3-4 साल पहले पब्लिश हुआ था। उसमें जितने भी अमेरिकन यूनिवर्सिटीज हैं उसमें बड़े बड़े मतलब ये इसके द्वारा स्पॉन्सर्ड हैं, अरब द्वारा स्पॉन्सर हैं। जैसे हमारे अभी राजीव मल्होत्रा ने लिखा था स्नैक्स इन गंगा कि काफी सारे जो आपको कहें कि भारत के बिजनेसमैन हैं वो स्पॉन्सर कर रहे हैं। सिंगापुर का एक उदाहरण दिया कि सिंगापुर के खिलाफ वहां काम चल रहा था, तो सिंगापुर ने स्पॉन्सरशिप खींच लिया, तो सिंगापुर के सामने उनको घुटने टेकने पड़े। तो ये अरब पूरा कर रहा है इस चीज को। इसमें जो एक चीज है जो डीप स्टेट है, आप जो हमेशा इसे डिफर करते हैं, लेकिन डिफर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो सनातनी व्यवस्था है उससे डीप स्टेट को बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट बिलीफ्स हैं, और आप देखेंगे कि सनातन का भी अब्राह्मीकरण हो रहा है। जैसे कि कोई भी जो अब्राह्मिक कल्ट है तो उनको डीप स्टेट को मैनेज करना इजी टास्क है, लेकिन हमारा जो फैमिली स्ट्रक्चर है, तो आपको देख रहे हैं कि फैमिली सिस्टम को तोड़ने के लिए कितने सारे प्रयास किए जा रहे हैं। उसके बाद अगर वो अब्राह्मिक हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर भी जो मुजरा कल्ट है, तो मुजरा कल्ट भी तो अब्राह्मिक है, एक पर्सन के पीछे वो अपना सब कुछ मतलब लुटाने के लिए तैयार है। तो ऐसे अब्राह्मीकरण इसलिए किया जा रहा है ताकि उनको अच्छे से कंट्रोल किया जाए। ऊपर वाले को अगर हमने एक को कंट्रोल कर लिया तो बाकी सब स्वतः ही कंट्रोल हो जाएंगे। तो डीप स्टेट का रिलीजियस एंगल नहीं है, वो रूल करना चाहते हैं। करेक्ट, मैं उससे डिफर नहीं करता हूँ, मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ उससे। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि डीप स्टेट का ये जो टोटली अग्री करता हूँ कि डीप स्टेट कंट्रोल करना चाहता है, और 100% एक इंपॉर्टेंट वेक्टर ऑफ कंट्रोल और जो सबसे डिस्ट्रक्टिव है हमारे लिए वो है हमारी फैमिली वैल्यूज को ब्रेक करना, और ये LGBTQ थिंग। मैं इससे 1000% सहमत हूँ। मेरा प्रश्न केवल इतना है कि उन सबका इस्लामिफिकेशन हो रहा है। यूएस में देखिए, यूरोप में देखिए, यूएस में भी हो रहा है, कम हो रहा है पर हो रहा है। और यूएस में क्योंकि इनके पास गन्स हैं वो शायद रोक पाए उसको। यूरोप में बिगर प्रॉब्लम है। तो वो अपने पांव पे कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हैं, मैं ये समझ नहीं पा रहा। और ये मुझे लगता है मेरे नजर से कि ये मेंटल ब्लॉक है, वो समझ नहीं रहे हैं। सेम थिंग जब मैं हमारी मिलिट्री लीडरशिप को देखता हूं, उनमें मेंटल ब्लॉक्स है, वो देख नहीं पा रहे हैं कि वो कर क्या रहे हैं, वो सुनने को तैयार नहीं, अपनी आंखों के प्रत्यक्ष एविडेंस को वो बिलीव नहीं करेंगे। अगेन पर जितने भी इनके नेता हैं, इंक्लूडिंग मार्गरेट थैचर, चाहे टोनी ब्लेयर, राजू जी आपको धन्यवाद कर रहे हैं, अक्षय जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं दे रहे हैं आपको, बहुत बहुत धन्यवाद भाभी मोहन राजू जी, भवानी मोहन राजू। तो सब लोग जो हैं आपके अमेरिका के पिट्ठू ही हैं, सारे नेताओं के जितने भी वहां प्रधान बने हैं। जहां तक मुझे ध्यान है, ये जो लास्ट जो गए थे हिंदू ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, क्या नाम है उनका, वो भी अमेरिका से पढ़ के गए थे, ऋषि सुनक, नहीं सॉरी ऋषि सुनक। तो सब के सब उनके बिठाए गए हैं। तो जनता में कुछ भी जाए, जो भी है,
नेता जब बैठ गया वहां, यथा राजा तथा प्रजा वाला, तो अगर 10 में से 5 भी अगर वहां राष्ट्रवादी हैं या कुछ भी उनमें रीढ़ की हड्डी है, तो नेता को देख के 5 में से 4 हो जाएगा वो। तो व्यवस्था भी बदल जाती है, समाज भी धीरे धीरे बदल जाता है। तो 2-3 जनरेशन में तो पूरे बिना रीढ़ के कृमि सब घूम रहे हैं। ठीक बात है। और कोई प्रश्न है? तपस विश्वास जी, योर व्यू, देखिए क्या कर रहे हैं, चाइना रिफ्यूजिंग टू साइन ऑन पैन AI टू कंट्रोल न्यूक्स ऑन हाइनस POV एंड वर्ल्ड POV। देखिए, ऑल ऑफ दीज अग्रीमेंट्स, ये एक अग्रीमेंट है, दूसरी अग्रीमेंट, आप इनको इन्फोर्स कैसे करेंगे? क्वेश्चन इन्फोर्समेंट की आ जाती है। तो जो और एक्चुअली अगर मैं चाइना की जगह होता, मैं भी यही करता। आई वुड नॉट साइन एनी अग्रीमेंट व्हिच इज जिसकी नींव सोची और यूएस ने रखी। जो भी वेस्ट प्रस्तुत करे वो नहीं करना है। देखिए, आप एक चीज देखिए, चाइना, वेस्ट क्या कर रहा है? चाइना को टेक्नोलॉजी नहीं मिले, उस पे बहुत एफर्ट कर रहा है। और मैं अपने एक दिन चैनल में बताऊंगा, उस बेसिस पे एक्चुअली एक इन्वेस्टमेंट भी की है मैंने, बताऊंगा एक दिन। बट चिप टेक्नोलॉजी, एक कंपनी है ताइवान सेमीकंडक्टर्स लिमिटेड, ताइवान की सबसे बड़ी कंपनी है या नंबर 2 की कंपनी होगी, बट उनको कहते हैं एक चिप फाउंड्री। तो कंपनीज लाइक एप्पल वो चिप डिजाइन करती हैं और फिर उस डिजाइन का चिप ताइवान TSMC मैन्युफैक्चर करते हैं, और उनकी बहुत हैवी मैन्युफैक्चरिंग में बहुत हैवी टेक्नोलॉजी बनती है। अमेरिका चाहता है कि वो चाइना की कंपनीज को अपने चिप्स ना सप्लाई। बहुत सारे ऐसे पिछले कुछ सालों में बहुत सारे ऐसे लॉज, जैसे इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन एक्ट एक है, एक और है जो आए हैं, और नॉन लीगल एग्जीक्यूटिव एक्शन भी आया है एक टेक्नोलॉजी डिनायल करने के लिए चाइना को। तो जब चाइना का टेक्नोलॉजी डिनायल हो रहा है, वो कोशिश कर रहे हैं टेक्नोलॉजी डिनायल की, कितने सक्सेसफुल है नहीं है वी डोंट नो। चाइना क्यों साइन करेगा उनके साथ एक अग्रीमेंट अगर उनको टेक्नोलॉजी डिनाई की जा रही है, प्लस उनके पास कोई वे नहीं है उसकी जो इन्फोर्समेंट होगी उसको चेक करने का, तो इट विल बी सुसाइड फॉर देम टू साइन। नहीं करनी चाहिए। टुडे न्यूज, कुणाल राय कह रहे हैं, पाकिस्तान हैव वायलेटेड सीजफायर एंड डन फायरिंग ऑन इंडियन आर्मी। Our army had not retaliated. Why you did not cover this topic yet? कुणाल राय साहब, मैं तो पिछले 3 साल से इन चीजों के बारे में बात कर रहा हूँ साहब। गला फाड़ के बोल रहा हूँ, कोई सुनने वाला नहीं है। बट डेफिनेटली मैंने कितनी बार बोला मेंटल ब्लॉक्स के बारे में, इसको हम अपने चैनल में कवर करेंगे। और मैं, संदीप जी, हमने कितनी बार ये इश्यूज कवर किए हैं, पता नहीं, मल्टीपल टाइम्स। और कितनी बार किया है हमने, लेकिन एक एक घटना, यहाँ तक कि पूंछ में जो सर काट के हमारे जवान को ले गए तब भी किया, पर कोई सुनने को तैयार नहीं। अभी जम्मू में इतने हमले हुए हैं, उस पर कवर किया है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो जब भी होता है उसको हम करते ही हैं, कवर करते ही हैं। एक एक घटना की जरा हमने लगातार किए हैं। लेकिन इस देश में तो अभी अगर आप देखिएगा कि अभी लोग महामानव के गुण गा रहे होंगे, वहां लोग ज्यादा सुन रहे हैं, देख रहे हैं। वो तो अब मानने को तैयार नहीं यहाँ के लोग कि जो जम्मू कश्मीर में आतंक की प्रॉब्लम है, हमारे 50 से ऊपर जवान 2 साल में बलिदान हो गए हैं। 2000 ये जो तीसरे मोदी के कार्यकाल के बाद 15-16 जवान बलिदान हुए हैं। कुछ सुनने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान के तो जो तथाकथित राष्ट्रवादी चैनल है, आप करें सीज फायर का उल्लंघन, वो तो टमाटर में पाकिस्तान को भिखारी बना देते हैं। रोज 2 कटोरा लेके थमा देते हैं और लोग उसको लाखों में देखते हैं, हजारों में देखते हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान को भिखारी बना रहे होते हैं। और पाकिस्तान रोज आतंकवादी हमला कर रहा है, तो हम तो लगातार कवर कर रहे हैं। ये वही बात है, आंखों का जो प्रत्यक्ष प्रमाण अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे और 1000 बार करेंगे, तो फिर ये सोचने की बात है कि आपके मेंटल
मेकअप क्या है और वो कैसे बना। आप ये देखिए, रिसेंटली लेफ्टिनेंट जनरल पीसी नायर, फॉर्मर डीजीआर, डायरेक्टर जनरल असम राइफल्स, उन्होंने बोला कि ड्रोन अटैक्स हुई नहीं जी, कुछ नहीं हुआ, और ये रिलीजियस नहीं है, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है। और उनको काउंटर किया गया मणिपुर पुलिस ने, ऑफिशियली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको काउंटर किया है कि ये इमेच्योर स्टेटमेंट है। तो ऐसी क्या मंशा है कि डायरेक्टर जनरल असम राइफल्स को ये जरूरत पड़ती है रिटायरमेंट के बाद कि वो आकर एक स्टेटमेंट मेक करें, ये कहते हुए कि आप लोगों की आंखों के जो प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ड्रोन अटैक्स हुए हैं, ये हुए हैं, जो बाकी सब लोग कह रहे हैं, जो गवर्नमेंट कह रही है, वो गलत है। क्यों? केवल और केवल इसलिए कि असम राइफल्स पे जो प्रश्न उठ रहे हैं वो ना उठे। पर वो चाहते क्यों है ऐसा? वो तो रिटायर हो चुके हैं, उनकी क्या मंशा? लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं जब हमारे मैत्री काफी लोग आए थे, जो मैं ये बात खुल के नहीं बोल सकता सार्वजनिक रूप से, आसाम राइफल के बड़े अधिकारियों को, बड़े जनरल को, सबको सब कुछ सप्लाई होता है, उनके आरोप हैं। सब कुछ मतलब सब कुछ सप्लाई होता है और उसके सब कुछ तैयार हो जाते हैं, जो सबूत हैं। आसाम राइफल के खिलाफ तो मणिपुर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कराई है, और आसाम राइफल कुकी आतंकवादियों को वहां प्रोटेक्ट कर रही है। जब कुकी आतंकवादियों ने 2 मैतेई सोए हुए थे, उनके सर में गोली मारा, और वो जब भाग रहे थे और मणिपुर पुलिस ने उनको घेरा, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आसाम राइफल आ गई, वहां पे प्रोटेक्ट किया, दोनों आतंकवादी को वहां से निकाला, और उसके बाद मणिपुर पुलिस ने आसाम राइफल पर केस किया। तो आसाम राइफल को सब कुछ का मतलब सब कुछ समझ लीजिए। वो 3 वीमेन जो होती है, मतलब 3W, उसका तो वीडियो है ना कि कैसे एक सेना का व्यक्ति, उसके कई वीडियो, एक तो में है रात में सेना का व्यक्ति जो है उनको कई चीजें ज्ञान बता रहा है, कैसे, मतलब ट्रेनिंग की बात है। एक वीडियो है पूरा कि वो एक सेना का, वो किस सेना, कौन से राइफल्स हैं, क्या है ये पता नहीं, लेकिन सेना का व्यक्ति जल प्रपात में महिला पुरुषों के साथ नहा रहा है। वो तो वीडियो है। मुझे मेरे ऑफिस आए थे, और वो लोग जो 3W पूरा सप्लाई हो रहा है, 3W + 1D। अच्छा, आप समझ रहे हैं? D ये पूरा सप्लाई हो रहा है, इसीलिए वो रिटायरमेंट के बाद भी वफादार कुकी आतंकवादियों के बने होते हैं। ये बहुत बड़ा खेल है वहां। मैंने ये सोचा, तो मेरी सोच थोड़ी नीची थी, मैंने ये सोचा कि जो मैं जानता हूँ, जो मैंने देखा है, मैंने सोचा कि जनरल साहब जब छुट्टी पे जाएं तो असम राइफल्स के मेसेज में, उनके गेस्ट हाउसेस में रहेंगे, तो वहां से गाड़ी आएगी पिकअप करने, सारे ट्रांसपोर्ट ये सब अरेंज करेंगे, तो उनको ऑब्लाइज करने के लिए कह रहे होंगे शायद। तो आप तो उससे काफी ऊंची बात कर रहे हैं। नहीं, वो लोग आए थे, मैंने फोटो जारी किया था, सब मेरे साथ बैठ के पूरा मैत्री समुदाय बात किया था। उन्होंने जो कहा वो मैं कह नहीं सकता सार्वजनिक रूप से। बहुत दुख की बात इस लेवल पे कंप्रोमाइज हो चुका है। हमारी भी बैठक थी मैतेई हिंदुओं के साथ, उन्होंने 2 बातें बताई। एक तो हर प्रकार का अवैध कार्य इनकी पार्टी वाले, इनके बहुत ऊंचे ऊंचे नेता वहां पर उन्होंने आक्षेप लगाया, और वो जो जैसे संदीप जी बता रहे हैं सेम पैटर्न। और दूसरा, अगर कोई खुल के ये बोल दे तो गायब हो जाता है। बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है, क्योंकि असम राइफल इज ऑफिसर्ड कंप्लीटली बाय द आर्मी। जो असम राइफल्स एक पैरामिलिट्री फोर्स है, और जिसको सही मायने में CAPF कहा जाता है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, पर उसको जो ऑफिसर करते हैं, उनकी ऑफिसरशिप है, वो आर्मी की होती है, वो डेपुटेशन में जाते हैं, राइट फ्रॉम। पर हम ये कैसे जाने कि ये जो रोग है ये सिर्फ एक सेक्शन में, एक क्षेत्र में ही सीमित है? यार, इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक रिफ्लेक्सिव, पहले मैं भी करता था, शिल्पी जी जानते हैं, मैं भी रिफ्लेक्सिवली हमेशा डिफेंड करता था। लगाव वहां पे कुकी वाले लैंड में, जो ऊपर का पहाड़ी है, ये मणिपुर के मुख्यमंत्री का बयान है कि करीब 1000 गांव घुसपैठियों के बस चुके हैं, और मणिपुर मिजोरम कब आपके हाथ से जाएगा उस एरिया से। और ये जो राष्ट्रवादी हैं, जो तथाकथित,
जो बांग्लादेश को भी अधिक भूमि देने को जस्टिफाई करते हैं, चीन को भी भूमि देने को जस्टिफाई करते हैं। कहेंगे इतना बड़ा प्रॉब्लम था, अरे यार वहां गाय मारी जाती थी, दे दिया, अच्छा किया। ये होने वाला है, ये अगले 5 साल ये महोदय अगर हैं तो आपको ये दिखेगा कि पिछले 5 साल में नेपाल को अधिक भूमि दे दी, बांग्लादेश को दे दी, चाइना को दे दी। अब ये पूरा एक वहां एक नया देश, बंगाल की खाड़ी में अमेरिका बैठ गया पहली बार। भारत करीब 30 बार सत्ता जो है तख्ता पलट हुआ है बांग्लादेश में, 29 बार। लेकिन भारत की सरकारों के कारण बांग्लादेश में तख्ता पलट के बावजूद बंगाल की खाड़ी में अमेरिका नहीं बैठ पाया। अभी अमेरिका बैठ गया अपना पिट्ठू बैठा कर। इतनी कमजोर भारत की सरकार, अगर इतिहास लिखा जाएगा सबसे ज्यादा कमजोर। मनमोहन सिंह को मैं कमजोर सबसे मानता था, लेकिन 2009-2011 में बांग्लादेश की तख्ता पलट को मनमोहन सिंह ने खत्म कराया उसको। मनमोहन सिंह की सरकार, मरी हुई सरकार जिसको कहते हैं। तो बंगाल की खाड़ी में अमेरिका पहुंच गया। अमेरिका ने अपना एक पिट्ठू बैठा दिया है बांग्लादेश में, जिसके लिए सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो अब्बासी हैं चला रहे थे। इंदिरा गांधी सेना भेजकर जो नहीं कर पाई, वो हमारे सुल्तान ने एक ट्वीट से कर दिया। और आज ही वहां पे जो बांग्लादेश में हिंदू हैं उन टीचरों को निकाला जा रहा है, बांग्लादेश के हिंदुओं को मारा जा रहा है। आज की रिपोर्ट है, आज भी हुई है। इतना झूठ फैलाया जाता है, झूठ की पूरी इतनी बड़ी बम्बार्ड कर रखी है। थर्ड पार्टी कंपनी हायर किया गया है, आपको मैं ओरिजिनल बता रहा हूं, जो इस झूठ को फैलाने के लिए काम कर रही है। और उसमें ये जितने भी यूट्यूबर थे, आपको मैं अभी 3 और यूट्यूबर्स आने वाले हैं, इनको ट्रेनिंग दी गई है, दिया जाता है कि कैसे ये सरकार का मुखौटा बनेंगे। ये जितने भी अभी हैं ये तथाकथित सरकारी यूट्यूबर्स, इन सबको पे मिल रहा है। मैं 100% कंफर्म कर रहा हूं, पे देने वाले लोग मेरे जानकार हैं। इस तरह का माहौल बनाया गया है पूरा। आप अभी देखिए आज क्या हो रहा है। आज अब इन्होंने बताया कि पाकिस्तान का हमला है जी, चाइना हमारा इतना पोर्शन ले चुका, कल भी खबर में छपी है सब कुछ। आज खबर क्या है, लेफ्ट भी और राइट भी, कि एक कह रहा है चंद्रचूड़ के घर मोदी क्यों गए, एक कह रहा है मोदी चंद्रचूड़ के घर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। इसी पे बहस चला रहा है। पूरा भारत के पूरे नरेशन को कंट्रोल कर लिया गया है। इसके कारण वस्तुस्थिति की सच लोगों तक नहीं पहुंचती। दोनों पक्ष संदीप जी एक ही तरफ हैं। मैं एक कह रहा इसमें इसके बाद भी तो और दूसरा इसके बाद भी कहा जाएगा क्यों नहीं जाना चाहिए। इसके बाद भी तो ये कहा जाएगा कि सरकार हमारी है, सिस्टम उनका है। तो सरकार भी उन्हीं की और सिस्टम भी उन्हीं का है। सिस्टम उन्हीं का है। और अब तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। समय से चल रही है, गुजरात में भी यही होता था। मुझे आश्चर्य है, ऐसे यूट्यूबर जो कल तक चंद्रचूड़ को गाली देते थे, आज चंद्रचूड़ की चप्पल चाटने के लिए शो कर रहे हैं। कल तक चंद्रचूड़ को गाली देते थे, आज उनके चप्पल चाट रहे हैं क्योंकि उनका सुल्तान उनके घर पहुंच गया है। मैं तो ट्विटर ट्रेंड देख रहा था, मैं सर पकड़ के बैठा था कि यही लोग चंद्रचूड़ को गाली देते हैं। और किस लिए गाली दिया था, जब इलेक्ट्रल बॉन्ड में उन्होंने फैसला दिया तो गाली दे रहे थे, आज उसकी चप्पल चाट रहे हैं। यही दुर्भाग्य है कि हर चीज पॉलिटिक्स में बदल गई है, और फ्रॉम पॉलिटिक्स टू जो भी पिक्यूनरी इंटरेस्ट एंड ऑल दैट। और इसीलिए मुझे लगता है कि प्योर एनालिसिस, नॉन पॉलिटिकल प्योर एनालिसिस की काफी आवश्यकता है। जल्दी प्रश्न जो है, क्योंकि हम लोग महामानव, ये कैसा हमने विश्व गुरु बनाया है जिसे बांग्लादेश धमका देता है और पाकिस्तान हम पे फायरिंग कर देता है बिना डरे। रियलिटी में चाइना ही विश्व गुरु है। एक्चुअली अगर चाइना विश्व गुरु बन रहा है तो उतनी बुरी बात नहीं होगी, क्योंकि एटलीस्ट उनका भी एलजीबीटी और वोकिज्म नहीं हुआ है उनके दिमाग में अभी इतना, जितना यूएस में हुआ है। डॉक्टर मलेच्छ गाजरे हिंद का भय दिखाकर हमें त्रस्त करते हैं और हम भविष्य पुराण में मलेच्छ सर्वनाश की भविष्यवाणी को प्रक्षिप्त करके निरस्त करते हैं। मलेच्छों को भविष्य पुराण सुनाकर भयभीत करना चाहिए। पुराण आप बोलोगे तो हमारे ही संघ और उस विचारधारा के कौन कौन से समाज वाले गाली देने चले आते हैं। पुराण पे मुस्लिम ईसाई उतना गाली नहीं देने आता जितना ये लोग आ जाते हैं। देखिए उनको 10 रुपए है क्या है।
हाँ वही मैं सोच रहा था है क्या। कोई पता नहीं, कोई और भी विदेश का कुछ है। My question is why India have not retaliated against Pak if ceasefire violation happen? तो यार साहब, आप डिफ कमांडर साहब से पूछे, मुझसे क्या पूछ रहे हैं। ये मैं आपको गारंटी कर देता हूं कि अगर, मुझे नहीं पता कौन से सेक्टर में हुआ है, कौन से डिविजनल एरिया में हुआ है, बट अगर हनूत या सगर के वहां होते तो अभी तक रिटेलिएशन हो चुकी होती थी। ठीक है, तो ये तो डिफ कमांडर साहब से पूछिए, और फिर उनके जो बॉस हैं कोर कमांडर साहब, आर्मी कमांडर साहब, उनसे पूछिए। हम क्या वही मैं कह रहा हूँ ना, जो व्याधि असम राइफल्स में जो घुन की बात हो रही है, तो दैट मींस इट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड, वो चारों तरफ लगाई गई है। No, not necessarily, Shilpi ji, not necessarily. Let us say कि this is not the issue. Let us say कि जो आप असम राइफल्स में कह रहे हैं वो हो रहा है, यहाँ वो ऐसा कुछ नहीं है। Okay, let's go with that assumption. फिर भी डिवीजन कमांडर साहब 1 साल का टेन्योर करने आते हैं, ठीक है, तो पूरा का पूरा सिस्टम है। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको एक्चुअल चीज बताता हूँ, बहुत बार मैंने देखा है, सुना है। एक इंडियन आर्मी का ऑफिसर, यंग ऑफिसर वहां पहुंचता है एक पोस्ट पर, एलसी की पोस्ट, ठीक है, ये सालों से हो रहा है, ये कोई नई बात नहीं है, सालों से हो रहा है। उसके सामने पाकिस्तान की पोस्ट है, वो अपना निकलता सुबह, नया यंग ऑफिसर है, उसको कुछ पता नहीं ज्यादा, तो ब्रश करने निकलता है बाहर। ऑपोजिट उससे कुछ मीटर पे पाकिस्तानी हवलदार है, कहता है साहब आप बाहर मत निकला करो, आपको हमारे स्नाइपर मार देंगे। वो कहता है पर मेरे स्नाइपर भी तो तुमको मार सकते हैं। इंडियन ऑफिसर कहता है उसको, कहता है नहीं साहब, आपके स्नाइपर को परमिशन मारने के लिए दिल्ली तक जाना पड़ेगा। हवलदार उसको नहीं पता कहां तक जाना पड़ेगा, बट ही नोस कि कंपनी कमांडर साहब के पास इतनी परमिशन नहीं है कि विदाउट ऑर्डर्स वो फायर कर दें। सीओ के पास परमिशन नहीं है, ब्रिगेड कमांडर साहब के पास परमिशन हो ना हो, ये डिपेंड करता है कमांडर साहब ने क्या ऑर्डर्स दिए उनको। ये डॉक्टर एसएमसी जो आपने पूछा, ये कोरियन वोन है, कोरिया में रहते हैं, ये इन्होंने लिखा है। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसी चीजों की आवश्यकता नहीं है, ये जस्ट दी दस्तूर कि भैया कमांड करो निकलो, देयर इज अ कांसेप्ट कॉल्ड कमांड करो निकलो। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं विशाल से कि आपके किताब में ये बात आई है कि पाकिस्तान के पक्ष में हमेशा से फेवरेबल ये सरकार रही है भारतीय जनता पार्टी की, हमेशा से, पर ये नैरेशन तो उल्टा चलाया गया है कि पाकिस्तान के ये खिलाफ रहे, जबकि अगर हम इतिहास देखें तो पहली बार पाकिस्तान ने जो निशाने पाकिस्तान जिस प्रधानमंत्री को अवार्ड दिया वो यही जनसंघी के सहयोग से चलने वाली मोरारजी सरकार थी, जिसने रॉ के एक एजेंट को मरवाया वहां क्वेटा वाला में, जो परमाणु संयंत्र के को लेकर जो रॉ के एजेंट सारी जानकारियां भेज रहे थे, खत्म करवाया। दूसरी बार हम आते हैं जब इनकी सहयोग से सरकार बनी वीपी सिंह की, पाकिस्तान के सहयोग से कश्मीर से सारे हिंदू निकाले गए, सारे वो निकाले गए, मारे गए कश्मीरी पंडित। तीसरी बार जब इनकी सरकार बनती है वाजपेयी में, तो कारगिल होता है, वाजपेयी बस चलाते हैं, मुशर्रफ वाजपेयी समझौता होता है, सियाचिन देने की बात चलती है यहां तक। और चौथी बार जब इसी संघी की सरकार बनती है तो बिन बुलाए साल पहुंचाने चले जाते हैं, उनके घर में बैठते हैं, वहां जाते हैं। और आज जम्मू भी कश्मीर की तरह इस्लाम पीड़ित, आतंकवाद पीड़ित हो गया है। तो इस पे कोई आपने विश्लेषण प्रस्तुत किया है कि ये जो सरकार है इसके समय पाकिस्तान भारत को ज्यादा डैमेज किया है, पर नैरेशन तो उल्टा घुमाया गया है कि पाकिस्तान जो है भारत से डर रहा है। देखिए, मैंने सिर्फ अजैब ये मुजरा मानव से जुड़ा हुआ सब कुछ लिखा है, तो अगर मैं पीछे करता तो फिर मतलब क्या होता कि कई लोग उसका करते हैं असेसमेंट, तो उसमें जो एज ए राइटर में फंस जाता। क्या यहाँ पे ये तब हो सकता था जब मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में पूरा लिख रहा होता। तो मैंने ऐसा नहीं है योगी आदित्यनाथ के भी बारे में लिखा है, हिमंता बिस्वा शर्मा के भी बारे में लिखा है, लेकिन पहले ही वो उसका डिस्क्लेमर है कि आज भारतीय जनता पार्टी का मतलब नरेंद्र मोदी है और नरेंद्र मोदी का मतलब भारतीय जनता पार्टी है। तो इसलिए मैं उन चीजों को छोड़ दिया जो कि इनसे रिलेटेड नहीं था और उस समय इतने प्रभावी नहीं थे। जो आप मतलब आप अगर 76-77 की बात करेंगे
तो ये इमरजेंसी में किस तरह से लोगों को बरगलाए हैं, झूठ बोले हैं, ये सब चीजें हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी चीजें मैं लिखता तो फिर उसके ऊपर सवाल उठते कि आखिर उस समय नरेंद्र मोदी क्या ये थी, तो इसलिए इन चीजों को मैंने अवॉइड किया। हरेन पंड्या की जो चाइना के बारे में लिखा है जो कि चाइना के बारे में, चाइना से किस तरह से इन्होंने व्यापार बढ़ाया है, चाइना किस तरह से भारत में इंक्रोचमेंट कर रहा है, उसके बाद भी ये उसको ढकने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा चाइना के सामने मतलब इनका किस तरह का रवैया रहा है, आर्मी से रिलेटेड है। लेकिन वो सारी वही चीजें लिखी गई है जब इनका उदय हो चुका था। जो इनके उदय से पहले का अगर लिखता तो फिर सवाल उठते कि यहाँ पर ये मामला भारतीय जनता पार्टी का, इनका नहीं है, इसलिए मैंने छोड़ दिया। देखिए, हरेन पंड्या की हत्या में भी पाकिस्तान का तो हाथ बोला ही गया है। नहीं, हरेन पांड्या की हत्या के बारे में मैंने लिखा है। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि जब भी कुछ होता है तो एक स्टेटमेंट पाकिस्तान से दिलवा दिया जाता है कि सोनिया गांधी के पक्ष में। समय समय पे ये होता रहेगा। छब आपको साबरमती एक्सप्रेस जलाकर किसी को पावरफुल बनाया गया, वो पाकिस्तानी, बड़े संख्या में जो पाकिस्तानी थे। उस साबरमती को एक्सप्रेस को जो जलाया गया, जिसके 41-42 जो लोग कार सेवक हिंदू जले, उनका नाम भी आपने डाला है। उसके बाद पावर में कौन आया? जितने चुनाव हुए, देखिए वो तो टोटली प्री प्लान था और वो हिंदू के अगेंस्ट था। गोधरा के बारे में मैंने लिखा है और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को ज्यादा कवर किया। मियां मुशर्रफ सुबह शाम इन्होंने इतने भाषण दिए हैं मियां मुशर्रफ के लिए। हाँ, मियां मुशर्रफ 2001 में जब ये हो गया, कार बर्निंग हो गई, दंगा हुआ, उसके बाद चुनाव का मैटर था, तो चुनाव जब कराने गए तो उसमें यही भाषण देते थे। अब हम कितने मूर्ख हैं आम हिंदू कि एक राज्य का मुख्यमंत्री कभी पाकिस्तान से नहीं भिड़ने जाएगा। लेकिन मियां मुशर्रफ, और उस समय थे चुनाव आयुक्त थे लिंगदो, तो उन्होंने कहा कि अभी स्थिति खराब है, चुनाव जो है हम बाद में कराते हैं। तो ये नाम लेते थे, जेम्स माइकल लिंगदो, यानी क्रिश्चियन और इस्लाम दोनों मिलके मुझे सता रहा है, मुझे वोट दो। और पता चला उनके सारे प्रकोष्ठ तो इनके बने हुए हैं। मुझे ऐसे मूर्ख बनाया गया है हमसे। मतलब मैं इसमें थोड़ा सा एडिशन करना चाहूंगा। जब इनको गुजरात बदर किया गया, जो कि 2-2 बार किया गया, और उन दोनों लोगों के कभी ये खास रहे थे, चाहे वो शंकर सिंह वाघेला हो या फिर केशुभाई पटेल हो, तो इनका काम था संगठन सचिव का। संगठन सचिव क्या है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। तो इन लोगों का बेसिकली रोल जो होता है वो अंडरग्राउंड होके काम करना होता है, मतलब बिना मीडिया के। लेकिन ये मीडिया में उछल के चले जाते थे और ये फिर बोलते थे कि पाकिस्तान से मतलब गोली का जवाब उसको बम से देना चाहिए, और ये लगातार ये प्रयास करते थे कि मतलब ये पाकिस्तान के पूरी तरह से खिलाफ हैं, और बयानबाजी करते थे, मीडिया में आ जाते थे। और ऐसे ही करके इन्होंने अपनी एक इमेज बनाई कि हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं, और उसके बाद में तो इनको थोप ही दिया गया। जब ये थोपा भी गया था तो इनको कोई नहीं जानता था उसमें। और ये तो राजदीप सरदेसाई ने अपनी बायोग्राफी में लिखी है कि कारगिल में युद्ध हो रहा था, इनको हटाने के लिए इनको गुजरात से निकाला गया था। तो कारगिल में जब युद्ध हो रहा था तो ये कारगिल पहुंच गए बिना जान के, कोई पोस्ट नहीं। वाजपेयी जी ने फोन किया, कहाँ हो? तो कारगिल में हो। क्यों? इनके दिमाग में था कि कारगिल में मीडिया को बाइट तो हम ही देंगे ना, तो मीडिया को बाइट देने के लिए कारगिल पहुंच गए। वाजपेयी ने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो कारगिल में? तो बोले जवानों का हौसला अफजाई करने आया हूं। हाँ, मैं पूरी तरह से सहमत हूं। मैं अगेन मेरा विचार इस पे अभी इतना ठोस नहीं है कि वो कोई क्रिश्चियन कंट्री रैली बनाना चाहते हैं कि नहीं। इसमें हमने बात की हुई है, शायद ये शेख हसीना ने बोल दिया अपने बेस को कंसोलिडेट करने के लिए। तो मैं सहमत हूँ अमन शर्मा जी से, ये बहुत लॉजिकल नहीं है। हो सकता है पर मुझे ज्यादा लॉजिकल नहीं लगता। लेकिन बंगाल की खाड़ी में अमेरिका हमेशा से 7th जब भेजा था, हमेशा से एक दबाव चाहता है बंगाल की खाड़ी में। यहाँ पे उसका नहीं है, रीजन में, इस एरिया में उसका नहीं है कुछ।
उसके लिए क्रिश्चियन कंट्री बनाने की क्या आवश्यकता है? पाकिस्तान क्रिश्चियन कंट्री थोड़ा है, उसके पाकिस्तान में जवाब है। क्रिश्चियन कंट्री नहीं, वो हो सकता है क्योंकि जो म्यांमार है, म्यांमार का जो चीन कुकी लैंड है, हाँ वो कभी भी तोड़ सकते हो आप, वो स्थिति है उसकी वहां पे। हाँ। और जो नॉर्थ ईस्ट जो है, नॉर्थ ईस्ट हमारा, वो आज भी भारत सरकार के ज्यादा वो वेटिकन को रिपोर्ट करता है, उसके दूतावास को रिपोर्ट करता है। इसमें कोई डाउट अभी नहीं भी शंकराचार्य जी जो जा रहे हैं, तो नागालैंड की भाजपा एनडीए सरकार ने अध्यादेश पारित करके एक कानून बनाया है कि यहाँ ये नहीं घुसने चाहिए, गौ रक्षा का यहाँ पे ध्वज नहीं फहराया जाना चाहिए, गाय खाना हमारा अधिकार है, हम क्रिश्चियन हैं। अभी अभी आज कल की घटना है। हाँ, तो ये अब ज्यादा समय नहीं है, इसको कभी आराम से करेंगे। मुझे लगता है कि ये दो अलग अलग चीजें हैं। जो भारत में क्रिश्चियनाइजेशन हो रहा है, ये अलग कारण से हो रहा है ये, और इसका बेसिकली कारण है कि क्योंकि हम कहते हैं हिंदुइज्म इज नॉट अ रिलीजन, आरएसएस टोटली कन्वर्ट करना लेट गया है इनके सामने। पर जहां तक अमेरिका का चीज है, आई कैन अंडरस्टैंड कि अमेरिका को हर जगह अपना पावर चाहिए, स्पेशली बे ऑफ बंगाल में उनकी कोई सिग्निफिकेंट, नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल में उनकी कोई सिग्निफिकेंट बेसिस नहीं है। पर अगर आप देखें, उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो एक्चुअली सदर्न बे ऑफ बंगाल होना चाहिए, अगर आप सोचें इसके बारे में। क्योंकि सदर्न बे ऑफ बंगाल से आप मलाक्का स्ट्रेट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। मेन इशू क्या है? मेन इशू है कि आप अगर मलाक्का स्ट्रेट्स को बंद कर देंगे तो आप चाइना को एक और जगह चोक ऑफ कर सकते हैं। उनकी जो एनर्जी आती है मिडिल ईस्ट से ऊपर जाती है, उसको चोक ऑफ कर सकते हैं। मलाक्का स्ट्रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मलाक्का स्ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एरिया कौन सा है? अंडमान निकोबार, वो हमारे पास है। सिंगापुर। तो ये डेफिनेटली हो सकता है कि सदर्न म्यांमार रीजन में या वियतनाम में, दोस प्लेसेस आर मच क्लोजर, उनको कोई करना है। और मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि दे आर नॉट ट्राइंग टू डू समथिंग देयर, बट मुझे लगता है कि ये एक क्रिश्चियन नेशन बनाना चाहता है। दे डोंट रियली केयर अबाउट क्रिश्चियंस। हाँ, एक एरिया शायद कार्व आउट करना चाहते हैं और शायद उसको क्रिश्चियनिटी का ठप्पा देना चाहते हैं, कार्व आउट करने के लिए दैट्स पॉसिबल। ये आपके लिए प्रश्न है अक्षय जी, लाइटर नोट का प्रश्न है, ये मैं पढ़ूंगा नहीं, आप पढ़ लें। मैं भी पढ़ूंगा इसको नेक्स्ट। मैं भी नहीं पढ़ पाऊंगा। कोई और? सचिन, अक्षय जी मास्टर स्ट्रोक बाद डैश डैश को एक्सपोज करेंगे बहुत बड़ा। और यार मेरे को किसी को एक्सपोज करने हैं, मैं इशू को एक्सपोज कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी मास्टर ये इन सब इंडिविजुअल्स को छोड़िए, और अगर आप इंडिविजुअल्स के बारे में सोचना ही है तो आप हायर लेवल पे सोचिए कि क्या हुआ उस जनरल साहब के सर माइंड में जब उन्होंने ये डिसीजन लिया होगा। उस जनरल साहब के माइंड में क्या चल रहा था जब उन्होंने ये डिसीजन लिया, क्या कारण थे। तो मैं उस पर फोकस करना चाहता हूँ। मैं ऐसे कामों में मुझे कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट।